हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। आज प्रकाश क्लासेस के स्पेशल सीरीज़ में हम कोविड-19 को कवर करेंगे। आज हम कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स कोरोना वायरस से रिलेटेड हुए हैं वो सब इन नोट्स में अच्छे से कवर किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डेफिनेशन के अनुसार कोरोना वायरस एक ऐसे वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है जो इंसान और जानवर दोनों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। कोरोना वायरस के सभी प्रकारों में 7 ऐसे प्रकार हैं जो इंसान को बीमार करते हैं। वो 7 प्रकार के कोरोना वायरस इस प्रकार हैं। 229E, NL63 ये दोनों अल्फा कोरोना वायरस हैं। OC43, HKU1, मर्स कोव, सार्स कोव ये चारों बीटा कोरोना वायरस हैं और सार्स कोव 2 ये नोवल कोरोना वायरस है। ज़्यादातर कोरोना वायरस इंसान के लिए डेंजरस नहीं होते हैं। वर्ल्ड में लोग आमतौर पर कोरोना वायरस 229E, NL63, OC43 और HKU1 से ग्रसित होते हैं जो कॉमन कोल्ड या फ्लू के सिम्टम्स देते हैं। लेकिन कभी कभी कोरोना वायरस जो जानवर को अफेक्ट करते हैं वो इवॉल्व या म्यूटेट होकर इंसान को ग्रसित कर देते हैं और नए कोरोना वायरस का रूप ले लेते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स कोविड-19, सार्स और मर्स हैं। इंसानों में कोरोना वायरस सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाता है जो नोज, थ्रोट और लंग्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वायरस फैमिली है जिसमें इंसान मामूली बीमारियों जैसे कि सर्दी, जुकाम और बुखार से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे कि मर्स और सार्स से ग्रसित हो सकता है। दोस्तों, मर्स का फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मर्स सऊदी अरेबिया में सबसे पहले पाया गया, संभवतः कैमल से इंसानों में फैला, और सार्स चाइना में सबसे पहले पाया गया। ये संभवतः सीवियट कैट से इंसानों में फैला। कोरोना नाम लैटिन वर्ड कोरोना से लिया गया है जिसका मतलब क्राउन होता है। यह नाम कोरोना वायरस में मौजूद क्लब शेप्ड स्पाइक्स के वजह से रखा गया है जो इसे एक क्राउन की आकृति देता है। आप दाहिनी ओर दिए गए फोटो में इस आकृति को देख सकते हैं। कोरोना वायरस एनवेलप प्रोटीन से घिरा होता है। इनमें एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनोम मौजूद होता है और इस वायरस में न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। फोटो के द्वारा आप कोरोना वायरस की बेसिक संरचना को देख सकते हैं। कोरोना वायरस का RNA जीनोम साइज 26 से 32 किलोबेसेस तक होता है जो RNA वायरसेस की कैटेगरी में सबसे बड़े साइज का माना जाता है। 1931 में कोरोना वायरस को US के नॉर्थ डकोटा में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया जब पाली हुई मुर्गियों में एक अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पाया गया जो शुरुआत में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस के नाम से जाना गया। ह्यूमन कोरोना वायरस सबसे पहले 1960s में डिस्कवर हुआ। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि कोरोना वायरस 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमन कोरोना वायरस और दूसरा एनिमल कोरोना वायरस। हमने अपने नोट्स में शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया है। कोरोना वायरस का जो सबसे रीसेंट प्रकार है उसका नाम है कोविड-19 या सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 या कोविड-19 एक पैंडेमिक यानी कि एक महामारी का रूप ले चुका है। इससे अफेक्टेड पेशेंट्स को सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझना या ग्रस्त रहना पड़ता है। कोविड-19 की
सबसे पहले शुरुआत चाइना के वुहान सिटी से हुई। दिसंबर 2019 में वुहान के ह्यूनन सी फूड मार्केट से इसकी शुरुआत हुई। 7 जनवरी 2020 को इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया और 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी का नाम कोविड-19 रख दिया। कोरोना वायरस के सिम्टम्स शुरू में माइल्ड होते हैं और धीरे धीरे गंभीर रूप लेने लगते हैं। वैसे तो इस कोविड-19 से अफेक्टेड 80% पेशेंट्स बिना ट्रीटमेंट के स्वस्थ हो सकते हैं। कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं? अलग अलग पेशेंट्स में कोविड-19 के सिम्टम्स वैरी करते हैं। आइए कोविड-19 के सिम्टम्स पर एक नज़र दौड़ाई जाए। पहला सिम्टम फीवर एंड चिल्स यानी बुखार और थरथराहट। दूसरा सिम्टम ड्राई कफ एंड नेजल कंजेशन, सूखी खांसी और नाक बंद। तीसरा सिम्टम टायर्डनेस यानी थकावट। चौथा सिम्टम एक्स एंड पेन्स यानी शरीर में दर्द। पांचवा सिम्टम डायरिया एंड नोजिया यानी दस्त और उल्टी। छठा सिम्टम लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल यानी स्वाद और महक का बोध समाप्त हो जाना। सातवां सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ब्रीदिंग ट्रबल्स यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगना। कुछ कोविड-19 से ग्रस्त पेशेंट्स में डेंजरस ब्लड क्लॉट्स मतलब खून का जमना पाया जाता है। पेशेंट के लंग्स, लेग्स और आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं। कुछ कोविड पेशेंट्स के पैरों और पैरों की उंगलियों में स्किन रैशेस और स्किन डिस्कलरेशन भी पाया गया। रेयर केसेस में कोविड-19 गंभीर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर और मौत का कारण भी बन सकता है। कोविड-19 हवा में ड्रॉपलेट्स के रूप में फैलता है। कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स जब भी खांसते या छींकते हैं तो कोविड युक्त स्लाइवा या म्यूकस हवा में प्रवेश करता है और उसी के द्वारा कोविड-19 स्प्रेड करता है। ये ड्रॉपलेट्स कुछ ही फीट ट्रैवल कर पाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसी कारण से हमें मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करना चाहिए। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 डेज का है। अब हम जानते हैं कि ये कोविड-19 वायरस ह्यूमन बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है और क्यों ये कोविड-19 वायरस पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। हमारे ह्यूमन बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 या ACE2 नाम का प्रोटीन पूरे शरीर के विभिन्न हिस्सों के सेल्स में पाया जाता है। ACE2 प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कोविड-19 इसी प्रोटीन का सहारा लेकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ACE2 प्रोटीन मनुष्य के बहुत सारे सेल्स के बाहरी सतह में मौजूद रहता है। कोविड-19 अपने स्पाइक या कील जैसे प्रोटीन के द्वारा ACE2 प्रोटीन के साथ बंध जाते हैं और मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ACE2 प्रोटीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी कोविड-19 के लिए एक सेलुलर डोरवे यानी कि एक दरवाजे की तरह काम करता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ACE2 प्रोटीन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों के ऑर्गन्स के सेल्स और टिश्यूज़ में मौजूद है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, ब्लड वेसल्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसीलिए इसी ACE2 के सहायता से कोविड-19 इन सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेडिकल साइंस के लिए और कोविड-19 को रोकने के लिए। जब कोविड-19 का स्पाइक लाइक प्रोटीन ACE2 के प्रोटीन से बंधता है तो वो ACE2 के नॉर्मल फंक्शन को रोक देता है। अब जानते हैं कि ACE2 का नॉर्मल फंक्शन क्या है। ACE2 का नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी में ANG2 नाम के प्रोटीन को रेगुलेट यानी नियंत्रित करना है। ANG2 का नाम
एंजियोटेंसिन 2 है। ये प्रोटीन शरीर में ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स और टिश्यूज को डैमेज पहुंचता है। कोविड-19 की वजह से ACE2 प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता और ANG2 प्रोटीन शरीर में बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। स्पेशली हार्ट और लंग्स के टिश्यूज ज़्यादा डैमेज होते हैं। कोविड-19 जब ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है, तब ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम एक विचित्र ढंग से रिस्पॉन्ड करता है। हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और कोविड-19 वायरस को एक एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है। इस हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी मात्रा में साइटोकिन नामक प्रोटीन रिलीज करता है। इस घटना को साइटोकिन स्टॉर्म भी कहा जाता है। साइटोकिन स्टॉर्म ह्यूमन बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लाता है, जिसके कारण लंग इंजरी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, हार्ट फेलियर या अन्य सीवियर कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। साइटोकिन स्टॉर्म एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और पेशेंट को इंटेंसिव केयर और हॉस्पिटलाइज्ड होने की सख्त ज़रूरत होती है, जिसके बिना ज़्यादातर केसेस में पेशेंट की मौत भी हो जाती है। कोविड-19 के 3 मेजर म्यूटेशंस या 3 स्ट्रेन्स पाए गए हैं। पहला टाइप ए है, जो कि बैट्स और पेंगोलिन्स में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से काफ़ी मिलता जुलता है। यही टाइप वर्तमान महामारी जो कि चाइना में शुरू हुई उसका मुख्य कारण माना जा रहा है। दूसरा टाइप बी है, जो टाइप ए के म्यूटेशन से बना है और ये वायरस चाइना के वुहान सिटी में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में पाया गया। तीसरा टाइप सी है, जो टाइप बी के म्यूटेशन से बना है और सिंगापुर के ज़रिए यूरोप में फैला। इटली टाइप सी कोरोना वायरस से अफेक्टेड थी। टाइप बी और टाइप सी टाइप ए से ज़्यादा खतरनाक हैं और इनसे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर या डेथ रेट सबसे ज़्यादा है। नोट करने वाली बात यह है कि यूएसए में दोनों टाइप ए और टाइप बी वायरस फैले हुए हैं। ईस्टर्न यूएसए यानी कि न्यूयॉर्क के इलाके में टाइप बी वायरस ज़्यादा फैला है और इसी वजह से वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है, जबकि वेस्टर्न यूएसए में यानी कि कैलिफोर्निया का एरिया जिसमें टाइप ए वायरस फैला है, इस वजह से वहाँ की मृत्यु दर टाइप बी के इलाके से काफ़ी कम है। इन तीनों म्यूटेशंस को टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी को वैज्ञानिकों ने एक और तरीके से 2 स्ट्रेन्स में ग्रुप किया है। पहला एल टाइप, जो कि बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही जल्दी फैलता है। ये टाइप वुहान में कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआती दौर में मौजूद था और जुलाई 2020 के आंकड़ों के हिसाब से वुहान के 70% कोरोना वायरस केसेस के लिए जिम्मेदार है। दूसरा एस टाइप है, जो एल टाइप से पुराना है और अभी इवॉल्व और चेंज हो रहा है। ये एल टाइप से माइल्ड है और कम इन्फेक्शियस है। ध्यान में रखिए कि इंसानों को इन दोनों स्ट्रेन्स यानी कि एल टाइप और एस टाइप से एक साथ इन्फेक्शन संभव है। अब हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर चलते हैं। कोविड-19 का डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्ट से संभव है। इसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सलाइवा और रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स का सैंपल नाक और गले के अंदर से स्वैब के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि भारत कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और कौन से टेस्ट हमारे यहाँ कोविड-19 के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इंडिया कोविड-19 से लड़ने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। कोविड-19 इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भारत मुख्य रूप से RT-PCR यानी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट मेथड
का यूज़ कर रहा है। ये टेस्ट शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने से पहले या इंसान के शरीर में बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने से पहले शरीर में मौजूद वायरस आरएनए को डिटेक्ट करता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ज़रिए आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में नाक और गले के स्वैब सैंपल की ज़रूरत होती है। इस स्वैब सैंपल से वायरस के प्रेजेंस को डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाता है। आरटी-पीसीआर में स्वैब सैंपल को केमिकल सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है, जिससे वायरस का प्रोटीन और फैट हट जाता है और सिर्फ आरएनए सैंपल बचता है। ये आरटी-पीसीआर टेस्ट 3 घंटे में अपना रिजल्ट दे देता है। कोरोना वायरस को डिटेक्ट के लिए अन्य सभी टेस्टों में आरटी-पीसीआर टेस्ट को सबसे अच्छा माना गया है। दूसरे अन्य टेस्ट जो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करते हैं, उनमें से एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है। ये टेस्ट काफ़ी फास्ट रिजल्ट देता है, सस्ता है और छोटे समुदाय में कोरोना वायरस के फैलाव को पकड़ने में काफ़ी सहायक है। लेकिन ये टेस्ट 100% रिलायबल नहीं है, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एडवाइस किया है कि हर वो व्यक्ति जिसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उन्हें ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक कन्फर्मेटरी आरटी-पीसीआर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड सैंपल उंगली से लिया जाता है और 2 तरीके के एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस सैंपल की जांच होती है। पहला IgM एंटीबॉडीज़ है, जो कि इन्फेक्शन की शुरुआत में हमारे बॉडी में बनता है, और दूसरा IgG एंटीबॉडीज़ है, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने के कुछ समय बाद बनता है। IgM का फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन M है और IgG का फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन G है। कोविड-19 को डिटेक्ट करने का तीसरा टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट है। आरटी-पीसीआर की तरह ये टेस्ट वायरस को डिटेक्ट करता है, ना कि एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। साउथ कोरियन कंपनी SD बायोसेंसर ने एंटीजन डिटेक्शन किट्स डेवलप किया है। इस किट को भारत में इस्तेमाल में लाए जाने की अनुमति ICMR ने दे दी है। एक और तरह का टेस्ट ट्रूनैट टेस्ट है। ये टेस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस और HIV की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये भी आरटी-पीसीआर के प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन इसके टेस्ट किट छोटे होते हैं और ये आरटी-पीसीआर से भी जल्दी रिजल्ट देते हैं। एक और टेस्ट है CBNAT टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है द कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट होता है। CBNAT टेस्ट का इस्तेमाल कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए भी किया जा रहा है। ये सारे टेस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इंडिया वर्ल्ड में तीसरे स्थान में है। पहले स्थान में US है और दूसरे स्थान में ब्राज़ील है, जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा ग्रस्त हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रस्त प्रदेश महाराष्ट्र है और उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली आता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत ही चर्चा में आया हुआ एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसे US प्रेसिडेंट ने कोरोना काल में गेम चेंजर का नाम दिया था। इंडिया ने इस ड्रग के एक्सपोर्ट पर मार्च में बैन हटाया और भारी मात्रा में USA को एक्सपोर्ट किया था, लेकिन जुलाई 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आयोपिनाबिर या रेपोनेविर को कोविड-19 के ट्रीटमेंट में असफल पाया और इसके इस्तेमाल को डिसकंटिन्यू करने के गाइडलाइंस दिए। वर्तमान काल में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एंटीवायरल ड्रग उपलब्ध नहीं है। रेमडेसिविर नाम का एंटीवायरल ड्रग बहुत ही चर्चा में आया, क्योंकि इसकी लैबोरेटरी और एनिमल स्टडी ये बताती है कि ये वायरस के रिप्रोडक्शन और उसके फैलाव को थामता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विटामिन C और विटामिन D काफ़ी चर्चा में आया, लेकिन विटामिन C और विटामिन D के
प्रयोग का कारगर होने का कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का भी उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 की बीमारी से ठीक हुए पेशेंट्स के ब्लड में ऐसे एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए स्वस्थ हुए पेशेंट्स का प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन द्वारा कोविड-19 से बीमार पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे उनकी रिकवरी जल्दी हो सके। अब ये देखते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन के बनाए जाने की प्रक्रिया कहाँ तक सफल हो पाई है। SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरे विश्व भर में 160 से भी ज़्यादा वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व भर में 25 ऐसे कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। इन 25 कैंडिडेट वैक्सीन्स में 2 भारतीय कंपनियां जाइडस और भारत बायोटेक हैं, जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है और वो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच चुकी हैं। एक और वैक्सीन जो काफ़ी चर्चा में है वो यूएस द्वारा बनाई जा रही है। यूएसई कंपनी मॉडर्ना थेरेपेटिक्स इस वैक्सीन को बना रही है। ये वैक्सीन ट्रायल के फेज 3 में पहुंच चुका है। एक और वैक्सीन जो काफ़ी चर्चा में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। ये अपने ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। विश्व में वैक्सीन के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ एग्रीमेंट किए हैं इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। इन सब प्रयासों के बावजूद अभी तक कोविड-19 से लड़ने का कोई भी ठोस तरीका सामने नहीं आ पाया है। वर्तमान में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और समय समय पर हाथ धोना और सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना ही एकमात्र विकल्प है, जिससे हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत किस प्रकार से कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। भारत, जहां 6 महीने पहले एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चरर नहीं था, वहीं आज की तारीख में भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चरर बन गया है। पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। भारत में आज की तारीख में 11,000 से ज़्यादा कोविड फैसिलिटीज़ हैं और 11 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं और 1300 लैब्स हैं। भारत सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। तो दोस्तों, आज हमने कोरोना के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। अब इसी के साथ हम अपनी चर्चा का यही समापन करते हैं। धन्यवाद। Do watch our other series for a complete study package at Prakash Classes. Please like, subscribe, and share our videos. Please give your valuable feedback in the form of comments.